इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की लगातार घने जंगल के अंदर भागते जा रही थी। उस लड़की के पीठ के ऊपर कई सारे जख्म के निशान होते हैं, जिससे कि ये पता चल गया था कि जरूर उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे मारने की कोशिश करना चाहता है। वो लड़की बार बार पीछे देखते जा रही थी कि कहीं वो लोग आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उस लड़की की ऐसी बुरी हालत किसने कर दी, ये पता करने के लिए हमें 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। हमें अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम लॉरेन और दूसरे का नाम एमिली था। वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ऊंचा कर रहे थे। सारे टीचर्स को उन दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर प्राउड होता है। एमिली और लॉरेन तो एक ही टीम में होते थे और उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। वो दोनों तो मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जीत जाते हैं, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए अब वो दोनों लॉरेन के कमरे में आते हैं और काफी पार्टी करते हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन यहाँ थोड़ी ही देर के अंदर घर के सामने सैम नाम का एक लड़का आ जाता है। दरअसल ये लड़का एमिली का बॉयफ्रेंड होता है, जो एमिली को अपने साथ बुलाने के लिए आया था, क्योंकि उनके बीच के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन यहाँ एमिली उससे मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे अपनी फ्रेंड लॉरेन के साथ टाइम स्पेंड करना है और ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर सैम अब जबरदस्ती करने लगा और एमिली को काफी चोट पहुंचाता है। इस बात से एमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और सैम को पकड़कर मारने लगी। वो तो बिल्कुल भी रहम नहीं खाती कि सैम बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। सैम इतना घायल हो गया कि उसे अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सैम के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो वो एमिली के पेरेंट्स पर केस करने के बजाय लॉरेन के ऊपर केस कर देते हैं, क्योंकि सैम कल रात लॉरेन के घर पर गया था, ना कि एमिली के। तो उन्हें अब लग रहा होता है कि उसकी ये हालत लॉरेन ने की है। लॉरेन के फैमिली वालों को अब कोर्ट में बुलाया जाता है हियरिंग के लिए। इन सारी चीजों के बीच लॉरेन से एक पेपर पर सिग्नेचर ले लिया गया था। लॉरेन तो बिना पढ़े उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब ये सारी चीजें जज के पास गई तो वो साफ साफ कहने लगी कि लॉरेन ने तो खुद एडमिट किया है कि वो सैम को मारने की कोशिश करने वाली थी, क्योंकि उस पेपर पर वही सारी चीजें लिखी गई थी और लॉरेन ने खुद उसके ऊपर सिग्नेचर किया है, यानी कि वो ये मानती है। हालांकि लॉरेन और उसकी फैमिली वाले वहां जज को समझाने के लिए पहुंच गए थे, पर जज यहाँ पर किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि उसे सबूत मिल चुके हैं। इसीलिए अब सारी चीजों का जिम्मेदार लॉरेन को ठहराया जाता है और उसे जेल के अंदर सजा काटने के लिए भेज दिया जाता है। लॉरेन को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी इस बात से होती है कि एमिली एक भी बार गवाही देने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि एमिली और उसके फैमिली वाले खुद ही इन सारी चीजों से डरे हुए थे। अगले दिन ही लॉरेन को एक बहुत ही सुनसान जगह पर जेल के अंदर बंद करने के लिए लेकर चले जाया जाता है। उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ वोमेन्स को लाया जाता था जो अपराध किया करते थे। जब वहाँ के जेलर को लॉरेन के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा निशाना लगाती है, तब वो उसे ऑफिस में बुलाकर बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। और अब जाकर जेलर कहता है कि तुम हमारे लिए आर्चरी करोगी, तुम यहाँ पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे गोल्ड चाहिए, जिससे कि हमारे जेल का नाम सबसे टॉप पर आ जाए। लेकिन लॉरेन को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जेलर इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहा है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। पर फिर भी लॉरेन ये सारी बातें बुलाकर वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगी। वो जेलर तो काम खत्म होने के बाद लॉरेन को एक पेड़ के पास लेकर आता है और वहाँ उसे बो एंड एरो देकर निशाना लगाने के लिए कहता है। लेकिन फिलहाल के लिए लॉरेन एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए उसका निशाना चूक जाता है। इस बात से वो जेलर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि आखिरकार ये कैसी आर्चरी है जिसमें कि लॉरेन का निशाना बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लॉरेन को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो अपना काम करने के लिए बाकी लोगों के साथ आ गई। अब यहाँ लॉरेन जब साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक फोन दिखाई देता है, जो इस पूरे जेल में सिर्फ जेलर रॉबर्ट के पास मौजूद था। इसीलिए अब लॉरेन केटी नाम की एक दूसरी लेडी की मदद लेते हुए रॉबर्ट का ध्यान भटकाती है और जाकर डायरेक्टली टेलीफोन उठा लेती है। उसने तुरंत ही एमिली को कॉल लगाया और एमिली उठा भी लेती है। लॉरेन सिर्फ उससे इतना पूछ रही थी कि आखिरकार उस दिन कोर्ट के अंदर वो उसकी गवाही देने के लिए आई क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही थी। तब जाकर एमिली डरे हुए आवाज में इतना कहती है कि वो लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे और अब मैं सैम के साथ हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। लॉरेन को तो एक धोखा जैसा लग रहा था, क्योंकि एमिली इस तरीके से कैसे कर सकती है। वो उसे मुसीबत में अकेला छोड़कर चली गई। पर कहीं न कहीं लॉरेन ये समझ जाती है कि एमिली एकदम डरी है और उसे कोई ये सारी चीजें करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन बुरी बात तो ये होती है कि रॉबर्ट को पता चल गया था कि लॉरेन किसी को कॉल कर रही थी। इस वजह से वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और बहुत ज्यादा डांटता है।
रॉबर्ट ने कहा कि मैं तुम्हारी सजा 1 साल और बढ़ा रहा हूँ और तुम्हें काफी सारे पनिशमेंट मिलेंगे इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने के लिए। अब यहाँ रॉबर्ट के कहने पर लॉरेन और केटी दोनों को ही दूर कहीं भागने के लिए सजा दे दी जाती है। उन्हें पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा जब तक वो थक न जाए। उनके साथ माइकल नाम का एक ऑफिसर होता है जो उन दोनों के ऊपर नजर रखेगा। अब उस फॉरेस्ट के अंदर लगातार भागते हुए बीच रास्ते में ही लॉरेन बहुत थक जाती है। वो तो एक जगह पर बैठ गई और एकदम नाटक करने लगी कि उसे कुछ हो रहा है। माइकल को ये सारी चीजें रियल लग रही थी, इसीलिए वो उनकी मदद करने आ गया। लेकिन तभी पीछे से केटी उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर लॉरेन भी खड़ी होकर उसे मारने लगी। दरअसल ये प्लान लॉरेन और केटी दोनों ने मिलकर बनाया था और अब उनके पास एक अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। सिर्फ उन्हें माइकल को ठिकाने लगाना होगा। दोनों ही मिलकर माइकल को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसे घायल करके बेहोश कर देते हैं। फिर उसे लेके आकर एक पेड़ से बांध दिया गया था और उसके मुंह के ऊपर भी एक पट्टा लगा दिया जाता है ताकि माइकल चिल्लाकर बाकी लोगों को ना बुला पाए। अब यहाँ पर वो दोनों पूरी तरीके से आजाद थे, इसीलिए अब वो फॉरेस्ट की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लॉरेन और केटी लगातार चलते हुए पहाड़ी वाले इलाके पर आ गए और उन्हें अब ठीक नीचे एक कॉटेज दिखाई देता है। दोनों जल्द से जल्द उस कॉटेज के अंदर चले गए ताकि उन्हें कुछ खाने की चीजें मिल जाए। और वो दोनों शायद बहुत ज्यादा लकी थे क्योंकि वहाँ पर काफी सारा सामान रखा गया था खाने पीने का, साथ ही साथ वहाँ पैसे भी थे। दोनों वहाँ पर शावर लेते हैं और बहुत आराम करते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ये कॉटेज और किसी का नहीं बल्कि उस जेलर रॉबर्ट का है, जो जल्द से जल्द काफी ज्यादा टेंशन में घर के अंदर आ रहा था। दरअसल रॉबर्ट इसीलिए टेंशन में होता है क्योंकि लॉरेन और केटी वहाँ से भाग चुके हैं और अब वो उन्हें पकड़ने के लिए क्या करे रॉबर्ट को कुछ नहीं समझ रहा था। लॉरेन और केटी को जब ये पता चला तो वो अलग अलग जगहों पर जाकर छुप जाते हैं। रॉबर्ट जब फ्रेश होता है तो उसने नोटिस किया कि टैप का पानी अभी भी नीचे गिर रहा है, यानी कि किसी ने तो अभी अभी शावर लिया है। वो इस बारे में समझ जाता है और तुरंत ही चारों तरफ घूमते हुए केटी को पकड़ लेता है। रॉबर्ट ने तो केटी को बहुत ज्यादा मारना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तभी केटी की मदद करने के लिए लॉरेन अपना बो एंड एरो लेकर आ गई थी। उसने तुरंत ही एक एरो शूट किया जो सीधा रॉबर्ट के हाथ पर जाकर लग जाता है, जिससे कि रॉबर्ट एक जगह से हिल नहीं पा रहा था। लॉरेन तो सीधा केटी को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। लॉरेन ने तो रॉबर्ट के कार को भी पंक्चर कर दिया था जिससे कि वो उनका पीछा ना कर सके। वो दोनों लगातार ट्रेवल करते हुए फॉरेस्ट के काफी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ रॉबर्ट किसी भी तरीके से अपने आप को छुड़ाता है और अपने जेल के ऑफिस में कॉल कर देता है कि वो दोनों कैदी बाहर भाग चुके हैं, इसीलिए मेरे पास और भी ऑफिसर्स भेजो जिससे कि मैं उन्हें पकड़ सकूं। लेकिन यहाँ लॉरेन और केटी तो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे जिससे कि कोई उन्हें पकड़ ना सके। वो दोनों फोकस कर रहे थे कि माउंटेन की एकदम ऊंचाई पर जाने के लिए जहाँ से उन्हें रास्ता दिख सके। वहीं रॉबर्ट एक ऑफिसर के साथ अपने बेटे माइकल को ढूंढने लगता है, यानी कि लॉरेन और केटी ने जिस ऑफिसर को बांध कर रखा था वो तो इस जेलर का बेटा होता है। इसीलिए रॉबर्ट उन दोनों को पकड़ने के बजाय सबसे पहले अपने बेटे को बचाने गया। लेकिन अब रॉबर्ट कह रहा था कि हमें किसी भी हालत में उन दोनों को ढूंढना होगा। अब यहाँ लॉरेन और केटी एक ऊंचाई पर बैठे हुए होते हैं जो एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे थे। केटी ने तो यहाँ पर लॉरेन को एक डायरी दिखाई जो कि रॉबर्ट की होती है और केटी ने उसे लॉकर से चुराया था। उसके अंदर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे गए थे और तब जाकर उन्हें एक सच्चाई पता चली। दरअसल रॉबर्ट यहाँ पर उस जज से मिला हुआ होता है। ये वही जज था जिसने कि लॉरेन जैसे ही लड़कियों को गलत सजा सुनाई होती है और उन्हें वो जानबूझकर इसी जेल के अंदर भेजा करता था ताकि रॉबर्ट नाम का वो जेलर उनका फायदा उठा सके। ये बात जब लॉरेन को पता चली तो वो समझ जाती है कि उस जज ने जानबूझकर मुझे ये सजा सुनाई है। वहीं अब केटी भी अपने बारे में बताने लगी कि मेरे डैड मेरी मदर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और मैं ये सारी चीजें एक समय के बाद सह नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने अपने फादर को चोट पहुंचाने के लिए उनकी कार का ब्रेक फेल कर दिया। पर वो एक्सीडेंट इतना बड़ा हो जाता है कि मेरे वो फादर मारे गए। इसी वजह से मैं यहाँ पर सजा काट रही हूँ। अब यहाँ पर रॉबर्ट को वो जज का कॉल आता है जो उससे कह रहा था कि किस तरीके से आखिरकार वो दोनों लड़कियां तुम्हारे जेल से भाग गई। अगर वो किसी भी तरीके से शहर में पहुंचकर हमारे बारे में सब कुछ बता देंगी तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा पकड़ो या फिर दोनों को ही जान से मार दो। रॉबर्ट अपने बेटे माइकल के साथ सीधा निकल पड़ता है उन्हें ढूंढने के लिए। हालांकि अब लॉरेन और केटी को एक रास्ता मिल चुका होता है जिसे फॉलो करते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक उनके ऊपर किसी ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। ये और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट और उसका बेटा माइकल होता है, जिन्हें अब किसी भी हालत में लॉरेन और केटी को पकड़ना है।
चाहे इन सारी चीजों में उन दोनों की जान चली जाए। लॉरेन के हाथ में अपना बो एंड एरो होता है जिसकी मदद से वो उनके ऊपर पलटवार कर रही थी, जिससे कि उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाए। पर अब इन्हीं सारी चीजों के बीच लॉरेन और केटी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। माइकल तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक गन लेकर सीधा लॉरेन के सामने खड़ा हुआ था। लॉरेन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि पीछे की तरफ खाई थी, लेकिन लॉरेन तो अब इस तरीके से हार नहीं मानती और माइकल को मैनिपुलेट करने लगती है। उसने कहा कि तुम्हारे फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो गलत काम करते हैं। पर माइकल इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला था क्योंकि उसे रियलिटी पता थी। उसने तुरंत ही इलेक्ट्रिक गन चला दी जिससे लॉरेन एकदम बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब केटी आवाज सुनती है तो वो काफी डर गई, पर अब उसके सामने रॉबर्ट आ चुका था जिसने केटी को पकड़ लिया और उसे अपनी कार के अंदर बंद कर दिया। वहीं अब माइकल लॉरेन को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरेन तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसने अब मौका मिलते ही माइकल का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ फेंक दिया। माइकल सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी जगह पर मौत हो जाती है। रॉबर्ट ने जब अपने बेटे की आवाज सुनी तो वो उसके पीछे पीछे चला आया, लेकिन अब वो अपने बेटे की डेड बॉडी देखता है जो काफी ज्यादा रोने लगा। लॉरेन उन्हीं पत्थरों के पीछे छुपी हुई थी जो सीधा अब अपनी फ्रेंड केटी के पास आती है। वो तो उसे वहां से निकालने लगी, पर तभी अचानक एक उड़ता हुआ तीर आ जाता है और लॉरेन के हाथ पर लग जाता है, जिससे कि लॉरेन का एक हाथ काम ही नहीं कर रहा था। ये तीर रॉबर्ट ने ही चलाया था जो उनके पास आकर केटी को इतना मारता है कि वो ठीक से अब चल भी नहीं पा रही थी। लॉरेन कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसका हाथ अभी भी फंसा हुआ था, पर वो अब किसी भी हालत में अपने हाथ को उस एरो में से निकालती है और अपने बो के अंदर उसे पॉइंट आउट कर देती है, जिसे कि वो रॉबर्ट पर छोड़ने वाली थी। पर रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारा निशाना अब नहीं लगता, क्योंकि लॉरेन का हाथ बहुत ही ज्यादा जख्मी था और वो ठीक से निशाना नहीं लगा सकती थी। लेकिन यहाँ लॉरेन ने अपनी आंखें बंद की और पूरा फोकस करने लगी। उसने अपनी कंसंट्रेशन पावर को यूज किया और सीधा छोड़ दिया और वो एरो जाकर सीधा रॉबर्ट के दिल पर लग जाता है। रॉबर्ट तो वहीं गिरकर मर जाता है। लॉरेन ने यहाँ पर किसी भी तरीके से अपनी फ्रेंड केटी को बचाया और वहाँ से कहीं दूर निकल गए। वो दोनों यहाँ से शहर की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद अब सभी लोगों को उस जज और इस जेलर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उस जज को भी सजा दे दी जाती है और हाई इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाती है, क्योंकि ये क्राइम बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यही खत्म हो गई। अगर आप मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और सर्वाइवल्स कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।